नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर छत्तीसगढ़ से है। सीएम भूपेश बघेल की श्रमिकों से अपील। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौट रहे श्रमिकों से सीएम बघेल की अपील है। लौटने वाले सभी श्रमिक क्वारंटीन नियमों का पालन जरूर करें। आप भी सुरक्षित रहें, अपने गांव को भी सुरक्षित रखें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का जनता के नाम में संदेश। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने का सिलसिला जारी। राज्यों ने कई ट्रेनों की व्यवस्था की है जो लोगों को वापस ला रही हैं। प्रवासियों के लौटने पर स्वागत, सभी छत्तीसगढ़ी परिवार का हिस्सा। वापस लौट रहे श्रमिक हैं, उन्हें एक संदेश दे रहे हैं भूपेश बघेल। और संदेश ये है कि आप सभी लोग नियमों का पालन करें, क्वारंटीन नियमों का पालन करें। यानी अगर आप कहीं से भी वापस अपने राज्य में लौट रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए क्वारंटीन में वक्त बिताएं। और अगर कोई भी संक्रमित पाया जाता है तो ऐसे संक्रमित शख्स को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, उसको पूरा इलाज दिया जाएगा और उसके बाद उसे उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल इस अपील को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही वाजिब भी है, क्योंकि लगातार प्रवासी श्रमिकों के वापस लौटने का सिलसिला जोरों से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच कोरोना संक्रमण भी उतनी ही तेजी के साथ में लोगों के घर घर तक अपनी पहुंच बना रहा है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जितने भी लोग इस वक्त मूवमेंट में हैं, यानी इधर से उधर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा या उनको क्वारंटीन किया जाएगा ताकि उनके द्वारा वो संक्रमण किसी और तक ना पहुंचे। यही संदेश भूपेश बघेल ने भी दिया है। कोविड-19 से पूरा विश्व इस वक्त जूझ रहा है। ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स ने कोरोना पर पूरी तरह लगाम कसी हुई है। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या महज 5 रह गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्स से ठीक होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। रायपुर एम्स की इस उपलब्धि पर न्यूज़ वन इंडिया के स्टेट हेड सतीश बौद्ध ने एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन नागरकर से बातचीत की है। आइए सुनते हैं कोरोना के खिलाफ एम्स रायपुर ने कैसे इस लड़ाई को लड़ा और यह जंग अब भी लगातार जारी है। किस तरह से चुनौतियां सामने रही और किस तरह से उन चुनौतियों से पार पाया गया। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नितिन नागरकर जी, जो एम्स के निदेशक है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या हासिल किया है और क्या कर रहे हैं जिससे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो एम्स पहुँचने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। सर, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। और ये खुशी की बात है कि अभी हमारे यहाँ जो मरीज़ भर्ती हैं एम्स रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ के मरीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक अभी ठीक हो करके उनकी छुट्टी हो रही है। टोटल जो अपने यहाँ डायग्नोज हुए अभी तक अपने छत्तीसगढ़ में, मतलब सब जगह मिलाते हुए 59 पेशेंट्स हैं। उसमें से अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स तो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। 54 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें से 52 हमारे यहाँ के थे और 2 बाहर के थे। और अभी सिर्फ 5 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी इलाज अभी डॉक्टरों द्वारा चल रहा है और उनकी भी कंडीशन स्टेबल है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, उनके पास पूरे सर्वसंपन्न जो साधन होने चाहिए वो है कि नहीं, और जो बाहर जो छत्तीसगढ़ करने का अलग अलग हॉस्पिटल में जो ड्यूटी दे रहे या क्वारंटाइन करवा रहे या मरीज है वहाँ छोटे जो सर्दी बुखार के, उनको क्या हिदायत दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। ये है कि डॉक्टर्स के लिए तो हमेशा प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। खाली डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि अपने जो नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, सपोर्ट स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, सबको हमको उनका भी प्रोटेक्शन, बिकॉज ये सभी हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी टीम के मेंबर होते हैं। और ये एक संक्रमण ऐसा है जो बहुत तेज़ी से एक से दूसरे को फैलता है, तो मरीज़ों का ख्याल रखते वक्त अपना खुद का भी प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और वो स्पेशल ट्रेनिंग लगातार उनकी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग स्टाफ की, डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी सफाई कर्मचारी, सबकी होती है। किस तरह पीपी किट पहनना है, कैसे उतारना है, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो उसी से इन्फेक्शन भी हेल्थ केयर वर्कर को हो सकता है। नॉर्मली इस तरह के संक्रमण की एक्सपोजर होती नहीं है जिस तरह इस बार इस पैंडेमिक में देखने को मिली। तो ये हम उनको सिखाते हैं। वो
एक हफ्ता पूरी ड्यूटी करने के बाद तब इधर ही अस्पताल में ही रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, और हफ्ते भर की ड्यूटी के बाद फिर उनको 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करते हैं। वो फिर या तो हॉस्पिटल में या जो डेडिकेटेड एरियाज है वहाँ रहते हैं, और उसके बाद ही वो अपने परिवार में जाके घुल मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो लेना पड़ता है। और सिमिलरली जो हमारे डेडिकेटेड जो कोविड-19 के लिए जो फैसिलिटी अलग अस्पताल बना हुआ है, उसमें पेशेंट जो आते हैं, जो जुकाम, सर्दी, खांसी, उनका स्क्रीनिंग कैसे करना है, उनका सैंपल कैसे लेना है गले से, नाक से, और वो सैंपल टेस्टिंग यहाँ पे जो वायरल डिजीज़ की लैब है वहाँ भेजी जाती है। और 15,000 से अधिक सैंपल तो यहीं हमारे एम्स रायपुर में हमारे डॉक्टर्स ने और लैब टेक्नीशियंस ने किया है। और बाकी भी जगह के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों अपने स्टेट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से भी डॉक्टर्स और स्टाफ और नर्सिंग के जो स्टाफ है वो सब आके ट्रेनिंग लेके गए हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था क्वारंटाइन के भी रखी हुई है। सर ये बताएंगे कि चूंकि अभी एम्स में इलाज चल रहा है लोग मरीजों का, जो स्वास्थ्य विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ का, क्या आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ को? हमको बहुत खुशी है कि हम लोगों ने सबने मिल करके बहुत अच्छा काम किया है, समन्वय बहुत अच्छा बना है, तालमेल बहुत अच्छी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लगातार दिशा निर्देश हमको मिलते हैं, जो गाइडलाइंस है, या अपने जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उनके गाइडलाइंस है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट और हमारा बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे भी कहीं कोई पेशेंट आइडेंटिफाई भी होते हैं हमारे यहाँ पे लैब में कि कोई पॉजिटिव आया है किसी का सैंपल, तो उस पेशेंट को यहाँ तुरंत ले, अगर वो कहीं दूर से सैंपल आया है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उस एरिया को सील करना या पब्लिक मूवमेंट को रोकना, और उनके पूरे जितने आसपास के लोग हैं उनके सैंपल यहाँ भेजने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने वो काम अच्छा किया है। सर अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि ट्रेनें चालू हो गई और जो श्रमिक है और जो लॉकडाउन में फंसे थे लोग वो वापस आ रहे छत्तीसगढ़। तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता कि मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उसके लिए क्या व्यवस्था? जी बिल्कुल ऐसे लगता है कि देखिए लॉकडाउन का तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हम लोगों ने मल्टीपल स्टेजेस में देखा, पिछले लगभग 1.5 महीने से हम देख रहे हैं जो लार्ज नंबर, जो पीक बोलते हैं, अक्यूट पीक आता केसेस का, वो कम है। तो अपन एक ब्लंटेड नंबर ऑफ केसेस देख रहे हैं। इसने हमको एक ऐसा मौका इससे मिला है जिससे हम लोग अपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या छोटे या बड़े हों, उनका एक कोविड के हिसाब से अगर उनको तैयार करना है तो उनको तैयार करने का हमको मौका मिला। स्टाफ का जो ट्रेनिंग जो बहुत ज़रूरत थी जिसकी, वो हमको करने का उसमें टाइम मिला, और उसी हिसाब से हमारे मरीज भी आते गए, वो भी ठीक होते गए। वो भी एक कॉन्फिडेंस हमारे फैकल्टी मेंबर्स में और बाकी अन्य स्टाफ में हुआ। कल भी मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो उनमें सब में ये इच्छा है कि अब तो हम मतलब जानते इस बीमारी का, पहले तो ये बीमारी सब हम अनजान थे हमारे देश में, तो ये एक एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला है। आने वाले टाइम में देखिए, आज ने तो कल लॉकडाउन पूरी दुनिया भर में धीरे धीरे वो विड्रॉ कर रहे हैं एक फेज्ड मैनर में। कुछ हद तक केसेस जरूर बढ़ने की उम्मीद रहती है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने स्टेट गवर्नमेंट और हमारी खुद की भी तैयारी है। आने वाले टाइम में अगर बहुत सिक केसेस आते हैं तो उसकी भी व्यवस्था, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, स्पेशल ट्रेनिंग डॉक्टर्स की करके रखी है। डॉक्टर साहब, सबसे अंतिम क्वेश्चन है मेरा। आप चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए भगवान साबित हो रहे हैं और आपको लोग भगवान मान रहे हैं, चूंकि जो जिस प्रकार मरीजों की संख्या घटते जा रही है और उसको देखते हुए आपको लोग भगवान मान रहे हैं, सर सबसे संदेश क्या देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को? देखिए, सब तो लोगों का प्यार है जो हमको मिला है। भगवान तो वाकई भगवान ही होते हैं, लेकिन हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। अपने तरफ से मेहनत करेंगे, पूरा उसका वार करते हैं हमेशा। और खाली मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम आपको आश्वस्त करती है कि वो 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है और हमेशा हाजिर है। खाली, और हम इस वक्त खाली कोविड नहीं, नॉन कोविड की भी बहुत सारी इमरजेंसीज और अलग अलग बीमारियां, कैंसर, डिलीवरी केसेस और इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, हम उनको भी देख रहे, उनकी कर रहे हैं और करना जिम्मेदारी है हमारी। तो हम यही चाहेंगे कि आपका अगर प्यार और स्नेह मिलता रहे, और जिस तरह मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय बना रहेगा, तो आगे में भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये थे एम्स के निदेशक प्रोफेसर नितिन नागरकर जी। इनका कहना है कि वे लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आएंगे। जैसे जैसे अगर केस बढ़ते हैं कोविड-19 के, तो उनकी मदद के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे।
कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़। देखिए, जहां जहां जिन जिन राज्यों के अंदर अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स के आधार पर बाकी के लोगों तक भी संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमने किस तरीके से इस जंग पर पार पाई है। कुछ ऐसा ही आप एम्स के डायरेक्टर के जरिए भी सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज स्थिति वहां पर बेहतर है। न्यूज वन इंडिया से बोले हैं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा और चिराग ने नीतीश सरकार की तैयारियों पर सवाल भी दागे। चिराग पासवान ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कोटा बच्चों को लाने के फैसले पर उनको सराहा। मैनेजिंग एडिटर अशीत कुणाल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी ओर से ये तमाम बातें कही गई न्यूज वन इंडिया पर। इसको बहुत बेहतर हैंडल किया जा सकता था और इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे बिहार में सरकार के मुखिया वही है, पूरा तंत्र उनके पास है, डिसीजन लेने की क्षमता उनके पास है, अधिकार उनके पास है। तो इसलिए मेरा विश्वास भी उन्हीं पर इन प्रवासी मजदूरों को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ जो वीडियो सामने आ, बल्कि मेरे पास भी जितने फोन कॉल और जिस बदहाल स्थिति में वो अपनी बातों को बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंता भी होती है, दिल भावुक भी होता है। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था, बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी से, कि 3 बिंदुओं पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो मजदूर जहां पर हैं, उन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री से सीधा संवाद साध कर उन राज्यों में जब तक उनको लाया नहीं जा सकता है, उचित रहने की व्यवस्था की जाए। आपने भी कुणाल जी देखा होगा, एक कमरे में 50-50, 100-100 मजदूर रहने को विवश, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी और महामारी कम तो क्या बढ़ने क्या डर हो जाता है। तो पहले तो जहां पर है वहां पर उचित रहने और खाने की व्यवस्था हो। दूसरा, उनको लाने की उचित व्यवस्था की जाए। पंजीकरण का अगर आप प्रोसेस देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का, वो इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, संभव ही नहीं है। आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर आप भी कुणाल जी लगा के देखिए, किसी नंबर पर ना के बराबर संपर्क होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है मजदूरों से। अगर मजदूरों के पास इतना ही स्मार्टफोन होता, टेक सेवी होते, तो मजदूरी थोड़ी कर रहे होते। वो मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम लोग ऑनलाइन कैसे करें। अधिकारियों के पास आप कह रहे हैं कि जाइए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लॉकडाउन के समय में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तो जाने नहीं दिया जाता, तो कैसे आप अधिकारी। तो मैंने ये आग्रह किया कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सरल करें, और जिनका पंजीकरण हो चुका है उनको भी कुणाल जी वहां से लाने की अभी तक उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि उचित संख्या में ट्रेनें चलाई जाएं। कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट ट्रेनें उचित संख्या में नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा उस तरीके की जानकारी राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। तो मैंने ये आग्रह किया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो वापस आते हैं जी, उनकी सघन जांच होनी चाहिए। उनकी सघन जांच हो, उनको क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि ऐसे भी वीडियोस, ऐसी भी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं कि बिना उनकी जांच किए हुए सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके उनको अपने अपने गांव वापस आने दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये चिंता है कि गांव से हम लोग को गांव को बचाना इस महामारी से। एक बार अगर गांव में महामारी फैल गई तो कम्युनिटी स्प्रेड होते समय नहीं लगेगा। तो ऐसे में बिहार सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको क्वारंटीन करें। क्वारंटीन सेंटर से भी हम लोगों ने देखा कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं, अपने से ही वो लोग वहां से निकल रहे हैं। खाने की उचित व्यवस्था नहीं है, शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। तो हर स्तर पर हम लोग को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। एक लापरवाही इस महामारी को कितना भयावह रूप दे सकती है, हम लोग इसी कल्पना भी नहीं करते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक छोटी सी लापरवाही हमें और ज्यादा खतरे की ओर ले जा सकती है। मध्य प्रदेश के भिंड खनिज विभाग की टीम ने खनिजों के परिवहन की सूचना पर मंगलवार बुधवार की आधी रात कचपुरा और थाना आतरसुमा, उमरी और रौन क्षेत्र के इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान नदी से रेत निकाल रही पनडुब्बियों को तत्काल आग लगाकर नष्ट किया गया। खनिज निरीक्षक विजय चक्रवर्ती और डीआईजी राजेश सिंगड़कर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, भिंड का खनिज विभाग ऐसे रेत माफियाओं पर अब बेहद सख्त नजर आ रहा है। कई थाना क्षेत्रों की पुलिस के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर इन पनडुब्बियों को नष्ट किया और रेत माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। रेत निकाल रही मशीन यहां नष्ट कराई गई। कई थाना क्षेत्रों की पुलिस के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भिंड का खनिज विभाग रेत माफियाओं पर अब बेहद सख्त नजर आता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही नजर आता है। कई थाना क्षेत्रों की पुलिस के साथ में मिलकर यहां बड़ी कार्रवाई की गई।
पिछले 2 महीने की कोरोना संक्रमण काल में जहां पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण आमजन बेहाल है, वहीं लॉकडाउन के चलते बड़ी तेजी से बदले हालातों में प्रकृति ने प्रदूषण में जबरदस्त लगाम लगाई है। नर्मदा सहित देश की दर्जनों नदियों में आश्चर्यजनक तरीके से प्रदूषण में कमी देखी जा रही है। वहीं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाली गंदगी से भी निजात मिल रही है। बड़े बड़े महानगरों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए स्थानीय सरकारों के द्वारा अनेकों प्रयास किए जाते रहे। करोड़ों रुपए की भारी भरकम राशि खर्च कर महानगरों को प्रदूषण से मुक्त नहीं कराया जा सका। ठीक उसी तरह नर्मदा, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी सहित देश की अनेकों बड़ी महानदियों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने करोड़ों का बजट खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी वहां प्रदूषण कम नहीं हुआ। लेकिन कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और अब पवित्र नदियों के इन तटों को जरा देखिए, जहां चारों तरफ आपको सिर्फ सफाई और स्वच्छता नजर आएगी। इनमें बहने वाला पवित्र जल अब शुद्ध और स्वच्छ नजर आता है। हम बात इस वक्त पवित्र नर्मदा की कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के अमरकंटक से निकलने के बाद डिंडोरी जिला पहला बड़ा पड़ाव है, जहां नर्मदा नदी में नगर के कई बड़े नाले आकर मिलते हैं, जिनके माध्यम से पूरे नगर से निकलने वाला प्रदूषित जल सीधे तौर पर नर्मदा में समाहित होता रहा, जिसके चलते नर्मदा भक्तों को तकलीफ होती रही और जल भी पीने के योग्य नहीं रहा। लॉकडाउन के चलते लोगों का नर्मदा तट तक आना जाना कम हुआ और अब नर्मदा की एक खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इस नर्मदा के जल में निर्मलता भी है और शुद्धता भी। हालांकि लॉकडाउन को और ज्यादा लंबे समय तक रख पाना देश हित में अब संभव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक अच्छा अवसर है जब काफी हद तक प्रदूषण मुक्त हो चुकी इन पवित्र नदियों को आने वाले समय में प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। इन जीवनदायी नदियों के तटों पर बसे बड़े बड़े शहर, महानगर और इनमें रहने वाले लोगों को अब वाकई इन तस्वीरों को देखने के बाद जागरूक होने की आवश्यकता है। लॉकडाउन जब से लगा है तब से नर्मदा के घाटों में साफ सफाई बेहतर देखी जा रही है। इससे पहले काफ़ी दूषित पानी हुआ करता था, लोग हाथ करने और जल पीने में भी कतराते थे। लगभग 2.5-3 महीने के बाद आज नर्मदा जी को देखें तो जल पूरा स्वच्छ है, क्योंकि लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। और पहले यहाँ तो बहुत गंदगी थी, सफाई नाम की चीज़ नहीं थी। तभी से कुछ नगर परिषद के और अपने लोकल डिंडोरी के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो सफाई को लेकर बहुत एकाग्रता थी। और अब लॉकडाउन के बाद हमको ये लग रहा है कि नर्मदा में बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल जल मिल रहा है, बिल्कुल साफ वातावरण है, यहाँ की शुद्धता बहुत अच्छी है। और मैं यही सबको गुजार करूँगा सदा ऐसी और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में था, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।